हेलो एवरीवन। 6 तारीख को जो आपका मैट्रिक्स ओलंपियाड का जो पेपर हुआ था, आज अपन क्लास 12th का पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एक ट्राइंगल है, उसके एजेस पे यहां पे 2 कूलम चार्ज रखा है, यहां पे -1 म्यू कूलम और यहां पे +1 म्यू कूलम। इस 2 म्यू कूलम पे जो नेट फोर्स लग रहा है आपको वो कैलकुलेट करना था। इस 2 कूलम पे इस चार्ज के कारण कुछ फोर्स लगेगा और इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। उसकी वैल्यू को मैं F1 डिनोट कर देता हूं। इस 2 कूलम और इस 1 कूलम के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा और वो फोर्स होगा इस डायरेक्शन। इसको मैं F2 बोल देता हूं। और मैं अब यहां पे F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। कूलम में चेंज किया। R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर और उसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। सिमिलरली जब आप F2 कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। देखो K Q1 Q2 अपॉन R² सारे पैरामीटर से जो है वो क्या है? सेम। तो अगेन इसकी भी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1.8 न्यूटन। तो आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है? एक फोर्स इस साइड लग रहा है जिसकी वैल्यू है 1.8 न्यूटन, एक फोर्स इस साइड लग रहा है जिसकी वैल्यू भी 1.8 न्यूटन है, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल उनके बीच में 120 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट आता है वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के दोनों में से जो इनिशियल मैग्नीट्यूड है उसके बराबर आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.8 न्यूटन। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप जब सॉल्व करेंगे, जब F1 और F2 बराबर होंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो F के बराबर ही आ जाएगा। वही मैंने आपको सीधा बताया। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सीधा पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज गॉसियन सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल यूजिंग गॉस थ्योरम बिकॉज। देखो जब अपन ने गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन था आपका? रिलेशन यह था कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। और जब E कांस्टेंट होता था तब अपन ने E को बाहर लेते थे और इंटीग्रल ऑफ ds या dr जो भी आपने पढ़ा था उसको करते थे। उसमें E कांस्टेंट होता तभी बाहर आ पाता था और अपन ऐसी सरफेस कंसीडर करते थे जिसपे कंप्लीट E, पूरी सरफेस पे E क्या हो? सेम। आपको डाइपोल के केस में एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, आपको कोई भी ऐसी सरफेस नहीं मिलेगी, स्फेरिकल सरफेस या कोई भी ऐसी सरफेस नहीं मिलेगी जो कि सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक से मेरा क्या मतलब है? ऐसी सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो? सेम। इसलिए ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट हैव स्फेरिकल सिमेट्री, हमें स्फेरिकल सिमेट्री नहीं मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज 10 टू द पावर -3 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये अपन ने बनाया और यहां पे रख दिया 10 टू द पावर -3 म्यू कूलम। ठीक है। 2 पॉइंट से एक √2, √2 और एक 2,0, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा? तो मैंने एक पॉइंट तो ये ले लिया जिसको बोल दिया 2,0 और एक पॉइंट यहां ले लिया जिसको बोल दिया √2, √2। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो यहां पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इस पॉइंट को अगर ए नाम दे देते हैं तो जो VA की वैल्यू होगी वो क्या होगी? KQ/R। अगेन K की वैल्यू आपको
पता है 9 इंटू 10 के बाद क्यू की वैल्यू आपको पता है आर की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि डिस्टेंस 2 है। अगर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी पॉइंट, तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर। देखो बेटा ये अगर √2 है, ये भी अगर √2 है, ये √2 है, ये भी अगर √2 है, तो आपसे कोई ये डिस्टेंस पूछे तो क्या √2 का स्क्वायर प्लस √2, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी अगेन 2, तो यहाँ पे वी में भी कितना आ गया के क्यू बाय 2। क्या दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका जो कैपेसिटेंस दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है AE एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए क्या होता है, प्लेट्स का एरिया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और डी उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों के सेपरेशन, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या बोला है, when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electron is this। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको गिवन है तो आपको रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I इज इक्वल्स टू NEAVD। मैं सारे वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। I करंट, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रिलेशन और पता है आपको क्या, V इज इक्वल्स टू IR। यहां पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से जो आपको बताता, तो मैं I की वैल्यू क्या V बाय R लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू NEAVD। अगेन जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो दिया जाता है ρL अपॉन A। रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं ρL अपॉन A। तो R को मैं रिप्लेस कर देता हूं V अपॉन ρL अपॉन A इज इक्वल्स टू NEAVD। ध्यान से देखो ये A ऊपर जाएगा और इस A से वो A कैंसिल हो जाएगा, तो V इंटू A अपॉन ρL इज इक्वल्स टू NEAVD। A से A कैंसिल हो गया। अगेन जब आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, रेजिस्टिविटी की, तो अगर आप रो की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा रो की वैल्यू क्या आएगी। रो की वैल्यू V अपॉन NEVD इंटू L। V क्वेश्चन में कितना गिवन है 5 वोल्ट। क्वेश्चन में N की वैल्यू कितनी गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरी 8 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू आपको लेंथ की वैल्यू चाहिए, लेंथ कितनी है 0.1 मीटर। और जब आप इस फॉर्मूले से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट द रीडिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। देखो क्या बोल रहे हैं, एक सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वोल्टमीटर की जो शुरुआत में रीडिंग थी वो कितनी थी 2.2 वोल्ट। जब शुरुआत में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसके एंड पे वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी का ईएमएफ होगा। तो यहां से अपने को ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है 2.2। ठीक है, व्हेन टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। जब एक बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कनेक्ट कर दिया आपने, तो जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो आ रही है 1.8। यानी जो ये बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लो, इसकी पोटेंशियल जो ईएमएफ की वैल्यू है वो 2.2। इसके अक्रॉस इट्स एंड्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.8 क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.8 इज इक्वल्स टू 2.2। देखो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, E माइनस
आई इंटू आर। और आप इस सर्किट में आई की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई क्या होता है 2.2 पूरे सर्किट में, ये v इज इक्वल टू आई आर से, v कितना 2.2 और r कितना है 5 प्लस r। जब आप i की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.8 इज इक्वल टू 2.2 माइनस i की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2.2 अपॉन 5 प्लस r इंटू r। यहां से जब आप r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.11 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.11। नेक्स्ट, in a potentiometer of 1 meter length and a non-EMF voltage source is balanced at 60 centimeter of potentiometer wire। एक पोटेंशियोमीटर है, ऐसा होता है पोटेंशियोमीटर, यहां पे जॉकी लगी हुई होती है, यहां पे आपने एक बैटरी जिसका EMF E है आपको पता नहीं, वो लगाया तो जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई कुछ L1 पे। अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा मान लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं E शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L1। सिमिलरली जब आपने एक इसी सेम पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो EMF सोर्स है 3 वोल्ट की वो लगाई तो लेंथ आई आपकी L2, तो आप बोल सकते हो कि 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L2। लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट करें तो क्या E अपॉन L1 शुड बी इक्वल्स टू 3 अपॉन L2। E L2 की वैल्यू कितनी है 45, सॉरी L1 की वैल्यू कितनी है 60, 3 L2 की वैल्यू कितनी है 45। यहां से जब आप E की वैल्यू कैलकुलेट करोगे देखो कितनी आएगी 4 3, 15 से काट दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट। तो आपका ये 4 वोल्ट राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स। अगर एक पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी की डायरेक्शन, और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है इसके अंदर, इस पे चार्ज Q है, तो इस पे जो फोर्स दिया जाता है वो दिया जाता है Q V क्रॉस B। तो जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी जो A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट आएगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो B और V दोनों के क्या लगेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? B और V के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट्स इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज। दो वायर, इनमें करंट, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है। ये I2 कुछ इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के उस यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो जो इस पे फोर्स लगता, जो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक फोर्स आता है जिसकी वैल्यू होती है BIL करके अपने मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किस रीजन से करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स फील करता है। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज 3.1 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ। एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है और जो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो 0.8 है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है इफेक्टिव लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ। तो जब आपने इस बार मैग्नेट को अपने ऐसे कर दिया तो इसके पोल के बीच में ये डिस्टेंस तो ये होगी ना, कितनी होगी 2r। तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा 2r इंटू 0.8।
2r इंटू 0.8। अब r की वैल्यू कहां से लाएं? देखो इसका रेडियस कितना है, ये पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर, तो पाई आर शुड बी इक्वल्स टू 31.4। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.4 अपॉन पाई। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 31.4 अपॉन पाई इंटू 0.8। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। अब सबसे पहले एक मिस्टेक जो अपन कर रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में, ये जो 31.4 है ये आपको सेंटीमीटर में किया, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे जब पाई की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 31.4 अपॉन 3.14 इंटू 0.8 इंटू 1/100, क्या ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा? ये 10 से ये गया, ये कितना बच गया, 2 इंटू 0.8 1.6/10, दिस इज इक्वल्स टू 0.16, इसके बराबर आएगा 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ डिप है किसी प्लेस पे वो कितना है, 40.6 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। देखो एक चीज आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी एंगल पे होता है। ऐसे जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है थीटा, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो इस बी के एक बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको मैंने बीएच बोल दिया, और एक बी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, बीवी। आपको इस बीवी की वैल्यू गिवन है 10 × 10⁻⁵ टेस्ला। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁻⁵ अपॉन साइन 40.6। साइन 40.6 अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को साइन 45 डिग्री पता है, जिसकी वैल्यू आती है लगभग 0.7। अगर आप ये वैल्यू चूज करते हो तो आपका आंसर आता है 6 × 10⁻⁵ अपॉन 0.7, जो कि होता है 8.5 × 10⁻⁵। आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आपको साइन 37 डिग्री भी पता है तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.63/5। इस केस में जो आपका बी आएगा वो आएगा 6 × 10⁻⁵ अपॉन 0.6, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁵। क्या आपका जो एंगल है वो 37 से 45 डिग्री के बीच है, तो आपकी रेंज 0.6 से 0.7 के बीच होगी, तो जो आपका आंसर आएगा वो 8.5 से लेके 10 के बीच में आएगा। तो देखो 8.5 से लेके 10 के बीच में आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन है डी। अगर आपको साइन 37 नहीं पता तो आप 8.5 यूज करके 8.5 आंसर निकालोगे। तो साइन 40 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो 45 तो पता है 0.7 है, तो 40 जो होगा वो 0.7 से कुछ कम होगा, तो ये वैल्यू 8.5 से कुछ ज्यादा आएगी, यानी 9.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो x to y मूव कर रहा है, x पॉइंट से लेके y पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो इस लूप में करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं सीधा ये बात तो डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे होगा, और अगर करंट ऐसे होगा तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में होगा, मैं इसे एक बीच में पॉइंट मान लेता हूं, जिस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं m, और सबसे पहले मैं x to m की बात करूं। x to m क्या, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अंदर की डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इस लूप में करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ध्यान उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ताकि जो इंक्रीमेंट हो रहा है अंदर की डायरेक्शन में उसको क्या कर सके, कंप्रोमाइज। क्या कहने का, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कोई भी लूप क्या चाहता है कि मेरे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उतना का उतना रहेगा, फ्लक्स उतना का उतना रहेगा। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि मैं उसके जो इफेक्ट, बढ़ने के इफेक्ट उसको कम कर पाऊं। तो यानी करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट जो इंड्यूस होगा उसका बाहर की तरफ आए, ताकि वैल्यू आपस में एडजस्ट हो जाए। अगर इसमें मैग्नेटिक, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर चाहिए, बाहर, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए,
कौन सी डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्ट, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू होगी वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं M2 Y की, तो क्या डेफिनेटली बोल सकता हूं I की वैल्यू कम तो B की वैल्यू कम। अगर B कम हो रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि अंदर की डायरेक्शन में B को बढ़ा पाए। अंदर की डायरेक्शन में B कैसे आएगा, जब करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो I इंड्यूस्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, क्लॉकवाइज। तो करंट तो इंड्यूस होगा, पहले डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और बाद में डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बी आज आपका राइट आंसर आ जाएगा, करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कैपिटल R, उसके सेंटर से r1 डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने उसको r1 रेडियस का एक स्फीयर बना लिया। देखो इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा, मान लो उसको मैंने क्यू डैश मान लिया, छोटे वाले स्फीयर के अंदर, इस क्यू डैश के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, बाहर वाले के कारण अंदर तो जीरो होती है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, के क्यू डैश बाय r1 का स्क्वायर। सबसे पहले अपन क्यू डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं क्यू डैश को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये r1 रेडियस का, तो मैं किसी r डिस्टेंस पे गया और मैंने एक एलिमेंट लिया जिसकी मोटाई है dr। क्यों करना पड़ रहा है मुझे एलिमेंट लेके, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, और इसमें जो छोटा सा चार्ज होगा, जो एलिमेंट लिया है मैंने, इसमें छोटा सा चार्ज होगा, उसकी वैल्यू होगी dq। आओ dq की वैल्यू लिखते हैं। dq की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी रो इंटू इसका वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr। अगर आपको कंप्लीट क्यू चाहिए तो क्या क्यू डैश की जो वैल्यू है, आपको क्या इंटीग्रेशन ऑफ dq करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dq करते हैं और रो के जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख देते हैं, q अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू स्मॉल r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, q कांस्टेंट है, r की पावर 4 कांस्टेंट। यहां क्या बनेगा, r क्यूब dr। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, r क्यूब dr। r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लिमिट कहां से आएंगे, 0 से r1 तक। r क्यूब dr, r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r की पावर 4 अपॉन 4। तो r की पावर, ये 4 बाहर आ जाएगा, r की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट कहां से, 0 से r1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या सॉल्यूशन क्या आएगा, q इंटू r1 की पावर 4 अपॉन r की पावर 4। अब वहां e इज इक्वल टू क्यू डैश की जगह हम वैल्यू रख देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k इंटू क्यू डैश की वैल्यू q इंटू r1 की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 इंटू r1 स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, k q r1 स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। अगर मैं ऑप्शन चेक करना चाहूं तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन k की फॉर्म में दे नहीं रखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो जो k की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q r1 स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। अब अपना आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट, आपको ऐसा कोई सिस्टम दिया है, इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो निकालना है। तो मैं 4 पॉइंट जो दिए वो मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट ए, आपको ए और डी के बीच में निकालना है, तो मैंने ए और डी को यहां लिख लिया, बीच में पॉइंट लगा लिया, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। सबसे पहले देखो इस कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में लगा हुआ है 6 का। एक दूसरा कैपेसिटेंस है जो ये 6 वाला बी और डी के बीच में लगा हुआ है 6। ए और सी के बीच में भी 6 का कैपेसिटेंस है
6। ये पॉइंट सी है, सी और डी के बीच में भी देखो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, और एक बी और सी के बीच में भी 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है। क्या आपको ए और डी के बीच में निकालना है? क्या आपको याद है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव। अगर मान लो मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट है, और सारे कैपेसिटेंस कितने 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। देखो ये 6 और 6 सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 3। ये 6 और 6 भी किसमें है, सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना हो गया 3। तो अगर इस डायग्राम को और रिड्यूस करें तो क्या ऐसा है, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट टी, ये 3 का हो चुका है, ये 3 का हो चुका है, क्यों ये 6 और 6 मिलके जो पैरेलल में थे वो सीरीज में थे, इनका 6 हो गया। अब ये 3 और 3 किसमें है, ये 3 और 3 किसमें है, पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron in a metallic wire will increase if temperature of the wire is increased। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन ज्यादा होंगे। अगर कोलिजन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो पक्का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन बढ़े, अगर कोलिजन बढ़े तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करा उसको जो बाधा प्रोवाइड करता है, जो अपोज प्रोवाइड करता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ा तो रो भी इंक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गया। और आपको पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, पर स्टेटमेंट 1 का और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, कोलिजन के बढ़ने के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, ना कि इस ये तो दूसरा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज होने से वीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन क्या है उसका, कोलिजन बढ़ रहे हैं इसलिए वीडी क्या हो रही है, कम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। दोनों स्टेटमेंट सही है पर जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट क्या बोला है, एक कॉइल है उसके कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगर एक कॉइल होती है सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस आर हो, उसके कारण कुछ एक्स डिस्टेंस पे जो बी का फॉर्मूला आता था वो आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और अगर यहाँ पे कॉइल्स n हो गई, नंबर ऑफ कॉइल्स n हो गई, तो करंट कितना हो गया n टाइम्स। तो जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट n इंटू आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेंज लॉ ने क्या बोला था कि अगर ये कोई एक कॉइल है और ये एक बार मैग्नेट है, अगर आपको इसको ऐसे ऐसे मूव करोगे या फिर कॉइल को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस, जो मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे मूव करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज के होने के कारण करंट इंड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में, कि वो जो करंट आए वो इस तरह से आए कि जो इफेक्ट है उसको खत्म कर पाए। तो करंट क्यों इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ मूव करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये मैग्नेट मूव करे। दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, जब रिलेटिव मोशन या तो फिर दोनों मूव करें या कोई भी एक मूव करे, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट है वो इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक वायर है,
10 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है BLV के बराबर होती है। तीनों परपेंडिकुलर आपको पहले से दे रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ कितना दे रखा है 10 मीटर और V कितना दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान से देखें तो क्या आएगा, इसको मैं 3 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूं इंटू 10 इंटू 5 कितना हो गया ये 15 इंटू 10⁻⁻4 15 into the 10 to the power minus 5 volt यानी 1.5 MV. This is right answer. Next question. Two galvanometers A and B require 3 ampere and 5 ampere respectively to produce same deflection of 10 divisions. जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है S, वो दी जाती है थीटा अपॉन आई से कि कितने करंट पे कितना एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। इसने बोला है कि सेम डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है सेम, तो आपको एस दोनों जो ए और बी है उनको कंपैरिजन करना है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो एस है वो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एस ए अपॉन एस बी शुड बी इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बी की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, ए की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। अब ध्यान से देखो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? सेंसिटिविटी ऑफ ए इज मोर ग्रेटर देन बी। ए की सेंसिटिविटी ज्यादा है ना बी से, क्योंकि एस 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 देखो ना एस ए इज इक्वल्स टू 5/3 एस बी, 1 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा डाया और फेरो के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछा। देखो एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो डाया की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी होती है नेगेटिव एस, जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, और पैरा और फेरो की जो एक्स यानी ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव। तो देखो ऑप्शंस, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शन कट करने वाला जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। देखो इसमें क्या बोला है, ऑल थ्री पैरामैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल थ्री एंड एसोसिएटेड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। नहीं, पैरा की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी होती है पॉजिटिव। ऑल थ्री आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव नहीं, जो डाया की ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी होती है नेगेटिव। बी ऑप्शन देखते हैं, डायमैग्नेटिज्म इज जनरली वीकेस्ट ऑफ थ्री एंड एसोसिएटेड विद नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। बिल्कुल डाया की नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। पैरामैग्नेटिज्म इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी नहीं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा वीकेस्ट है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बस आपको एक रीजन पता है कि जो डाया है वो नेगेटिविटी जिसकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, इन दोनों की पॉजिटिव होती है, तो भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। और वैसे आपको जनरली पता होना चाहिए कि डाया सबसे कमजोर होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से सबसे कम अट्रैक्ट होता है। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइज्ड ओलंपियाड है उसमें 12th क्लास के लिए जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो आपने देखा था वो था कि सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर देन रेडियस ऑफ एनायन Y- विल बी। तो जैसा आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में आपने जरूर पढ़ा ही होगा ऐसा कि NaCl टाइप के लैटिस के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो रेडियस रेशियो होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन, यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि कैटायन आपका छोटा एन है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.414, जिसमें से आपको कैटायन की जो रेडियस आपको दे रखी है 100 पिकोमीटर। तो जब आप यहाँ पर 100 पुट कर दोगे तो 100 पुट करने के बाद यहाँ से जो RY- है उस RY- की जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी 100/0.4 आ जाएगी। जब आप इसको 0.414 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू यहां से आएगी वो आ जाएगी 241.5 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप जो कैटायन है उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये बोला गया है कि इनमें से विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कौन सी डिफेक्ट है जो सॉलिड के क्रिस्टल की डेंसिटी को कम कर देती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो अगर बात को फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में तो एक कैटायन जो होता है जो छोटा आयन होता है वो अपने लैटिस साइड से उठकर किसी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है।
तो उससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्टकट इफेक्ट है, उस शॉर्टकट इफेक्ट में होता यह है कि कैटायन और एनायन पेयर बना के अपनी जगह से उठ के उस लैटिस से बाहर निकल जाते हैं और ऐसे में उस लैटिस का मास कम हो जाएगा, जिससे उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। जो आपकी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आके किसी इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है तो ऐसा करने से तो उसकी डेंसिटी उल्टा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो एफ सेंटर है, तो एफ सेंटर वाले केस में भी डेंसिटी जो होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में जो है आपको बोला गया है कि एक मेटल जो है वो एबी टाइप के क्रिस्टल में मिलती है। पूछा गया है कि उस लैटिस में फ्री स्पेस कितना होगा। तो अगर आपने 3D पैकिंग पढ़ी है तो आपने वहां देखा होगा कि जो 3D में जिसको अपन एबी कंसिडर करते हैं वो होती है अपनी HCP टाइप की पैकिंग। कौन सी? HCP। और HCP की परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 74%, जिसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम का 74% ऑक्यूपाइड है। हमसे पूछा गया है फ्री स्पेस, ये जानने के लिए हम टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस को 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहां पर 26%। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 24 में आपको ना ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक से हम उन दो सॉल्युबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अब हमें यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया है कि आप इनमें से किसको सबसे अच्छे से सेपरेट कर सकते हो। तो आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके सेपरेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो आप देखिए इनमें से एकमात्र ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें आपको जो मिक्सचर दिया हुआ है उसमें एक तो बेंजीन मौजूद है, दूसरा आपके पास टोलुइन है। दोनों के दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो इनके सेपरेशन के लिए अपन इसको यूज करते हैं। बाकी जो बच गए वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर HCl, वाटर इथाइल एल्कोहल, इसके लिए भी आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एफिशिएंटली हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बेंजीन टोलुइन के लिए। तो यहां पर देखो तीनों में वाटर था, इसलिए तीनों इसका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं 25 में। 25 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आप ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बोल सकते हो। तो आप जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई की जगह रिप्रेजेंट किया गया P से, तो मैं कह सकता हूं कि P/C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? RT के बराबर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट फिर चलिए बात करते हैं 26 में। 26 में आपसे जो पूछा गया है वो है विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मैं जानता हूं कि ये वो बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वो वाले मिक्सचर बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन वो शो करते हैं जिनको मिलाने के बाद उनके जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और इसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि HNO3 और H2O का जो मिक्सचर होता है उसमें दोनों पार्टिकल्स के बीच में मिलाने के बाद इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए ये शो करेगा राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन, और इसलिए ये बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं 27 में। इसमें बोला गया है द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितना आसान सवाल है। हर कोई जानता है कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमेशा और हमेशा एनोड पर ही होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट कैथोड। तो आपसे जब पूछा गया कि कैथोड पे इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो आप ही बताइए कैथोड पे सिर्फ क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब जिस रिएक्शन में रिडक्शन नहीं हो रहा वो रिएक्शन कहां नहीं हो सकती? कैथोड पे नहीं हो सकती। और रिडक्शन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। मतलब चारों में से जिस भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे वो कहां नहीं हो पाएगी? कैथोड पर नहीं हो पाएगी। और ऐसा मुझे केवल एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो है ऑप्शन बी।
ठीक है। नेक्स्ट 29, आपसे पूछा गया है कि इन ड्राई सेल द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट जिंक एनोड इज, जिंक एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपसे पूछा। कितना आसान सवाल है। जिंक एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, जिंक का होगा। तो क्या जिंक से जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाएंगे क्या? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट अपन जल्दी से। पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। पूछा गया है कि जब अपन किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो उसका पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी में कम होती है। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है कैटलिस्ट ऐड करने से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है, बी भी नहीं हो सकता। सी कह रहा है इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आपको बोला गया है कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा कोलाइड करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इवेंचुअली इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर का क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 31 की। 31 में आपसे बोला गया है द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, उसका रेट लॉ आपको यह बता रखा है। अगर ए को एक्सेस में ले लिया जाए तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। आप इसमें देखिए, क्या कहीं पर रेट लॉ में ए की टर्म आ रही है? नहीं आ रही। ए की पावर कितनी है? यहां पे 0 है। तो जब ए की पावर ही वहां पर 0 है, जब ए की टर्म वहां पर आ ही नहीं रही, तो तुम ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी ले लो, उससे क्या रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिएक्शन के ऑर्डर का आंसर देना होगा वो हम सिर्फ बी की पावर से दे सकते हैं। बी की पावर यहां पर 2 है, इसलिए सही आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन भी बी है, बी की पावर भी 2 है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट 32 में हाफ लाइफ का ग्राफ दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पूछा गया है कि यह ग्राफ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है। आपने अगर काइनेटिक्स पढ़ी है तो जरूर आप ये जानते होंगे कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n के, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इस ग्राफ से तो कुछ और ही लग रहा है। ग्राफ से देख के ऐसा लग रहा है कि टी हाफ कंसेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे कह सकता हूं कि टी हाफ यहां पर ए की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। आप एक काम कीजिए, 1 - n को 1 के बराबर रख दीजिए। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो यहां से n की वैल्यू 0 आएगी, जिससे ये प्रूव होता है कि ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, बोलो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आपसे पूछा गया है कि चार्ज ऑन AS2S3 सोल इज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड, पूछा गया इनमें से, सॉरी एड्जॉर्ब्ड। आपसे पूछा गया है कि जो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है आर्सेनिक सल्फाइड, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में जो उस पर चार्ज होता है वो कौन से आयन के एब्जॉर्प्शन से आता है। तो आप जरूर जानते होंगे कि जो सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिव सोल होते हैं। कोई कोलोइडल सॉल्यूशन अगर नेगेटिव सोल बना हुआ है मतलब डेफिनेटली वहां पे एनायन का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, और इसमें जो एनायन आप देख रहे हैं वो कौन है? सल्फाइड। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 34 की। बोला गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ, जब हम लायोफोबिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं अलग अलग मेथड से, तो फॉर्मेशन करने के बाद बारी आती है उनको प्यूरिफाई करने की। पूछा गया है कि इन चारों में से आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो जिससे आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो प्यूरिफाई करने का मेथड नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी है कोलोइड्स की। तो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। सेकंड इज इलेक्ट्रोडिस्पर्सन, अगेन ये प्यूरिफाई करने का मेथड नहीं है। ऑप्शन सी पेप्टाइजेशन, ये तो बनाने का मेथड है उसका। बचा कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यही होता है ऑप्शन डी, जिससे अपन प्यूरिफाई कर सकते हैं इम्प्योर कोलोइड्स को। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहां पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 35 देखते हैं, इसको समझिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफोबिक सोल? हाइड्रोफोबिक सोल आपने सुना होगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, दो नाम सुने होंगे। हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं, बड़े बड़े मोलिक्यूल से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, सुक्रोज होता है,
जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनसे कौन बनते हैं, हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक जो बनते हैं वो उनसे डिफरेंट होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के एग्रीगेट बनने से बनते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। गम सॉल्यूशन अगेन कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। प्रोटीन सॉल्यूशन बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक। आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्रीगेट से बना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि यही है आपका हाइड्रोफोबिक और जिसको आप बोलते हो लायोफोबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। द और कार्नेलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर। इतना तो सुना होगा मैग्नीशियम होता उसमें, अगर इतना भी सुना होता तो देखो इसमें कोई मैग्नीशियम नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, कितना बेसिक सवाल पूछा है। क्या होती है मेटलर्जी, सब जानते हैं कि ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या होती है, मेटलर्जी। कहां है करेक्ट आंसर इसमें, ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ। आप सुना होगा थोड़ा सा, एक नाम होता है कैल्सिनेशन, एक नाम होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन के अंदर हम O2 की एब्सेंस में कुछ हीट करते हैं, और सुना होगा रोस्टिंग को अपन यूज करते हैं किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसके पास सल्फाइड नहीं है वो इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं, मुझे यहां पर दिखा सल्फाइड, सल्फाइड दिखा, मुझे यहां दिखा सल्फाइड, यहां कौन है, सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर बचा ही क्या, बी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी बन जाएगा। 39 पूछा गया है, प्योर N2 गैस किससे बन सकती है। बहुत ही गजब का सवाल है। इसने आपसे नहीं पूछा कि N2 किससे बनेगी, बिल्कुल नहीं पूछा। इसने बोला कि भाई जिसमें भी बनती है ना, सबसे प्योर फॉर्म में N2 किससे मिल सकती है। और अगर तुमने पी ब्लॉक बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो तुम्हें याद होगा एक कंपाउंड होता है NH4NO2, जिसको हीट करने पर उससे बनता है N2 प्लस क्या बनता है साथ में H2O। और ये जो N2 बनता है ये सबसे प्योर फॉर्म में मिलती है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, NH3NaNO2 ये नहीं बनेगा, NH4 से NaNO2 बिल्कुल, इससे पहले ये बनेगा, उससे ये बनेगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। आपको याद हो तो इससे भी ना N2 बनता है, वोल्केनिक इरप्शन जिसको अपन कहते हैं, लेकिन वहां पर जो N2 बनता है वो प्योर फॉर्म में नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सही फॉर्मूला क्या है। तो जनाब आप जानते हैं H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। एक O निकाल दो बार, H3PO2 बन जाएगा, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर होती है P डबल बॉन्ड O, एक O बचा तो OH लगा दो, दो H बच के बेचारे अकेले, तो दोनों को फॉस्फोरस से सीधा जोड़ दो और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके 12th क्लास का जो पेपर आप दे के आए हैं, जो 6 नवंबर को हुआ है। अगर आपने आज दिया है तो आप आज ही देख रहे होंगे इसको। ठीक है, उनके सबके सॉल्यूशंस अपन कर चुके हैं। आई होप सबने बहुत अच्छा किया होगा ओलंपियाड में। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन। सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं। आपको पूछा है कि इनमें से विषम कौन सा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, संरचनाएं दे रखी हैं मादा जननांग से रिलेटेड। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि इनमें से बताइए कौन सा है जो विभिन्न है, कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर जो लघु भगोष्ठ दिया हुआ है लेबिया माइनोरा, ये वेजाइना का पार्ट है, जबकि फिम्ब्री, इनफंडिबुलम और इस्थमस ये तीनों फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट तो है ये तीन, ये अलग है वेजाइना का पार्ट, इसलिए सही जवाब क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसमें इतनी क्षमता है
कि वो ज्वाइन कर सके, जोड़ सके। देखिए जोड़ने की क्षमता किसमें है, जोड़ने की क्षमता। किसको जोड़ना है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट रेप्लिकेशन के दौरान प्रोकैरियोट में। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ सतत और कुछ असतत प्रकार से यहाँ डीएनए के खंड होंगे, उनको पूरा का पूरा जोड़ने की क्षमता किसके अंदर होगी, तो जोड़ने का काम होता है लाइगेज का। सही आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। डीएनएज ये तो तोड़ता है, इसका काम होता है तोड़ने का, ये तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा डीएनए पर आधारित डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर आधारित डीएनए पॉलीमरेज ये जोड़ने का काम नहीं करेगा, ये डीएनए का नया बनाने का काम करेगा। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये तो आरएनए बनाता है, ये एमआरएनए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हमें तो रेप्लिकेशन के लिए पूछा है ना यहाँ पे, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा आरएनए है जो कैटालिटिक रोल निभाता है प्रोटीन के निर्माण के दौरान। एमआरएनए के ऊपर तो प्रक्रिया चलती है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए इस प्रकार अमीनो अम्लों को लेके आता है, तो एंजाइम के तरह उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य करेगा, आरआरएनए। आरआरएनए अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की, लार्ज सब यूनिट, उस लार्ज सब यूनिट में 23S आरआरएनए। और यूकैरियोट के बात करें अपन, तो यूकैरियोट के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है, यहां पर भी लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, उसके अंदर 28S आरआरएनए। ये दोनों ही क्या करते हैं, एक अभिक्रिया करते हैं, उसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नामक अभिक्रिया के अंदर ये निभाते हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, आरआरएनए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही कथन है। पहला पढ़ते हैं, कैपिंग के दौरान मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पे जोड़ा जाता है। जी हाँ, ये जो 5 प्राइम एंड है इसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है एचएनआरएनए के अंदर, ताकि एचएनआरएनए का स्थायित्व बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए हमारा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ सिग्मा फैक्टर टू टर्मिनेट। देखो ये जोड़ तोड़ने के लिए या रोकने के लिए नहीं, समापन के लिए नहीं बंधता है, ये शुरुआत करने के लिए बंधता है, इसलिए बी तो नहीं हो सकता। कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपी टू एन एमआरएनए, नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, इस प्रकार से। तो ये यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो सही जवाब क्या होगा हमारा ऑप्शन वहां से ए। आगे का सवाल देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं, चेजमोगेमस, क्लिस्टोगेमस। देखो चेजमोगेमस वो पुष्प होते हैं जो खुल जाते हैं, और क्लिस्टोगेमस वो पुष्प होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें इनमें से, तो हमारा सही जवाब निकलेगा कोमेलिना। हेलिएंथस के अंदर हमेशा चेजमोगेमस होते हैं, रोज में भी हमेशा चेजमोगेमस होते हैं, गोसिपियम में भी सारे पुष्प चेजमोगेमस होते हैं। तो 3 यहाँ पर हमारे पास में उदाहरण है, वियोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। इनके अंदर जो है वो दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट।
निम्न में से जल द्वारा कौन सा पादप परागित नहीं होता? जोस्टेरा को समुद्री घास कहते हैं, समुद्री घास, तो ये होता है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर में उगते हैं, फ्रेश वाटर में ये भी होते हैं। कैनाबिस है, इसका परागण वायु द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा हमारा? कैनाबिस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इनमें से हिस्टोन प्रोटीन के लिए कौन सा करेक्ट है? पहले में लिखा है हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 6 मॉलिक्यूल, गलत है, 8 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द pH ऑफ हिस्टोन इज एसिडिक, जी नहीं, क्षारीय होती है, बेसिक होती है, तो ये भी गलत हो गया। हिस्टोन आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन, बिल्कुल सही है। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल बहुत ज्यादा होते हैं हिस्टोन के अंदर। डी में कहा है हिस्टोन कैरी नेगेटिव चार्ज, जी नहीं, नेगेटिव चार्ज डीएनए पर होता है, हिस्टोन के ऊपर इन अमीनो अम्लों की वजह से धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी यहां से, तो सी वाला जवाब है बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़िए। अगर हम डीएनए स्ट्रैंड को इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं, ये डालते हैं, तो उसके बाद हमें इसे कैसे देखना पड़ेगा? जब आप इथिडियम ब्रोमाइड डालते हो, इसको शॉर्ट में ETBR कहते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, इसके लिए आपको पैराबैंगनी विकिरणों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो डीएनए आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, यूवी रेडिएशन आपको डालनी पड़ेगी यहां पे। आगे वाला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। सवाल में कहा है कि एक डीएनए में 30% ग्वानिन है, तो बताओ उसमें एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन कितने हैं? समझ में आया? कैसे निकालेंगे? आपको कहा है ग्वानिन है वो 30% है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि डीएनए के अणु में ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से और एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से। इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यही होता है। आपको कहा कि ग्वानिन की मात्रा 30% है, तो जितना ग्वानिन की मात्रा है उतना ही मात्रा किसकी होगी? साइटोसिन की। तो इन दोनों की कुल मात्रा कितनी हो गई? 60%। अब अगर 60% ये है तो बचे हुए 40% है, 40% का मतलब 20% तो ये है और 20% ये है। एडेनिन भी 20% है, थाइमिन भी 20% है, तो हो गए 40%, ये हो गया 100% पूरा हमारा। तो ग्वानिन की मात्रा अगर 30% है तो थाइमिन की कितनी है? 20%। एडेनिन की कितनी है? 20%। साइटोसिन की कितनी है? 30%। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहां से सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट को मैच करना है, बहुत सरल सवाल है, ये भी आसानी से निकल जाएगा। करना क्या है यहां पे देखो, शुक्रवाहक छेदन, ये तो वास डेफरेंस शुक्रवाहक में होगा, शुक्रवाहक को हटाने को शुक्रवाहक छेदन कहते हैं, तो आर में आएगा 2। आप ऑप्शन देखो, आर के अंदर 2 केवल यहां है, इसका मतलब बी का आंसर हमारा सही हो जाएगा। वॉल्ट जो होता है वो रबर से बने हुए होते हैं, उसके बाद में जो IUD होते हैं वो गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया करते हैं, और जो नलिका छेदन होता है वो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस किया जाता है। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं लिया था? बताइए कौन सा लक्षण नहीं लिया था? मेंडल ने फली की आकृति ली थी। 2 प्रकार की फलियां होती है, एक को कहते हैं इन्फ्लेटेड, अच्छी वाली फली, एक तो बहुत अच्छे से दिखती है, एक होती है कंस्ट्रिक्टेड, इस प्रकार की फली। फली का कलर भी लिया था, एक होता है ग्रीन कलर, हरा कलर,
और एक होता है पीला कलर, येलो कलर। पुष्प की स्थिति भी ली थी, एक तो होता है टर्मिनल फ्लावर या दूसरा फ्लावर होता है एक्सिलरी फ्लावर, ये स्थिति भी ली थी, लेकिन फली की स्थिति नहीं ली थी। तो ये जवाब हमारा सही जवाब माना जाएगा। आगे वाला सवाल, आपसे कहा है कि एक आदमी है वो कलर ब्लाइंड है। चलिए मैं बात करता हूं, एक आदमी कलर ब्लाइंड है, आदमी XY होता है ना, और इस आदमी के पास कलर ब्लाइंड वाला जीन है। आगे कहा है इस आदमी की बहन है वो भी कलर ब्लाइंड है, बहन है यानी कि फीमेल है, और फीमेल XX होती है, और ये कलर ब्लाइंड है, तो इसका मतलब इसके दोनों X में दिक्कत है, दोनों X पे जो है वो डिजीज वाला जीन है। इस आदमी का एक भाई भी है, उसको कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब पूछा है कि इस इंसान के पेरेंट्स का, माता पिता का फिनोटाइप क्या है, इनके जनकों का लक्षण प्रारूप क्या है। तो बड़ा आसान सा जवाब है। सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आप ये समझो कि किसी भी मेल के पास, नर के पास Y तो आता है उसके फादर से और X आता है उसकी मदर से, जबकि जो एक फीमेल होती है उसके पास 2 X होते हैं, एक X आता है फादर से, एक X आता है मदर से। तो इसका एक X यहां से आया और दूसरा X यहां से आया, ठीक है। तो मदर के पास में भी ऐसा X है, फादर के पास में भी ऐसा X है। अब देख लो आपके सामने है कि इनका लक्षण प्रारूप क्या है। फादर तो हो गया कलर ब्लाइंड और इनकी माता हो गई नॉर्मल, ऑप्शन आएगा ए वाला सही। आगे बढ़े, MTP का विस्तारित रूप क्या है। MTP बड़ा सीधा सा सवाल है। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति कर दी जाती है, उसे MTP कहते हैं। अगला सवाल, लिस्ट मैच करनी है। बताइए ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। मल्टीपल एलेलिज्म का, बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है। तो बी में आएगा हमारा 4। उसके बाद दूसरा बोला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का जो नियम होगा, ये पृथक्करण का नियम है, वो कहां पर आ जाएगा। पृथक्करण का नियम आ जाएगा हमारा सिंपल सा एकल संकर संकरण में। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड का हो जाता है, और जीन में यदि म्यूटेशन हो जाए तो क्षार प्रतिस्थापन की वजह से ऐसा हो सकता है। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। तो चौथा आंसर हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल, ऐसा कौन सा पादप है जिसमें अपने जीवन काल में केवल एक बार फल बनते हैं। मोनोकार्पिक। पीपल, इसमें एक से ज्यादा बार फल बनते हैं, आम में भी बनते हैं, लेकिन जो बांस होता है उसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार फल बनते हैं। सही जवाब होगा बांस। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सही जवाब होगा बांस। अगला सवाल, एंथर की सबसे अंदर की जो लेयर है उसका नाम टेपेटम है। आपको पता होगा ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, उसके बाद में ये मिडल लेमिला और मिडल लेयर्स, सॉरी, और इसके बाद में अनेक केंद्रकों वाला ऐसा एक समूह होता है कोशिकाओं का। इसके अंदर बीजाणुजन ऊतक होता है। इस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं टेपेटम। इनका कार्य होता है पोषण देना। विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं ये। चलिए अगला सवाल, इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग वाला जो प्रोग्राम था वो कब आया। 1951 के अंदर आया। 51 के अंदर आता है। ये तो सीधा सवाल है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। दूसरा, इनमें से जे क्या दर्शाता है। देखिए ये मादा जननांग का एक चित्र है। मादा जननांग के इस चित्र के अंदर जे की स्थिति क्या दर्शाती है। जे यहां पर है, तो ये वाला जो भाग है मादा जननांग के अंदर, ये क्या दिखाता है। मादा जननांग का ये भाग है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स है, ठीक है ये। अगला सवाल,
फिर से वही मादा जननांग का एक चित्र है, यहाँ पे कहा है कि ये H क्या है। देखो H क्या है, H है इनफंडिबुलम, H इनफंडिबुलम है, ये वाला भाग फिम्बरी होता है। F है वो पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है, तो हमें केवल H के बारे में पूछा है, तो H है इनफंडिबुलम। अगला सवाल, इस चित्र के अंदर F को पहचानिए जो H व G व H से मिलके बना है, तो ये F क्या है, अभी अभी मैंने बताया ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। तो इस प्रकार बहुत ही सरल सवाल थे, आप सभी लोगों के बहुत अच्छे हुए होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, 6 नवंबर का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, f हमें n से n में डिफाइन दिया हुआ है और fx फंक्शन दिया हुआ है √x, और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, राइट। तो सीधा सा हम वैल्यू पुट करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास f25, इट मीन्स आप 25 यहाँ रख देंगे, तो √25 बाय f16 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, √16 प्लस f1 की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, √1। सिंपल, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। तो यहाँ से √5 होता है 5, 4 प्लस 1, 5/5, इट मीन्स 1। तो हमें ऑप्शन डी में 1 नजर आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फंक्शन r से r में डिफाइन है, राइट, और fx फंक्शन आपको कुछ e की पावर x की फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। चलिए, एक्सपोनेंशियल टाइप में आपको एक fx दिया हुआ है और आपको कमेंट करना है कि f11 है या ऑन टू है, सॉरी 11 है, मैनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 11 है या मैनी वन है, 11 है या मैनी वन है। अब तुम्हें पता है कि अगर डोमेन, जैसे मान के चलो ये R डोमेन गिवन है और कोडोमेन भी आपके पास R है, F R से R में डिफाइन है। अब अगर तुम्हें पता है कि इधर X की 2 वैल्यू पर आपको सेम इमेज मिल रही है, तो इट मीन फंक्शन क्या है, मैनी वन। तो आप चेक कर लीजिए कि ऐसी कोई 2 वैल्यू पॉसिबल है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक तो x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखा, तो f0 आपको क्या मिल रहा है, f0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 अपॉन e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0। तो क्लियरली आपको f0 की वैल्यू 0 नजर आ रही है। नेक्स्ट हम x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर -1। अब देखो, अगर मैं इसको मुझे क्या चाहिए कि एक और 0 वैल्यू मिल जाए, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, 1 की जगह -1 पुट करता हूं। तो -1 पुट करूंगा अगर, तो इधर तो 1 ही रहेगा, इधर +1 हो जाएगा, एंड देन मुझे क्लियरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। तो मुझे समझ में आ रहा है कि x की 2 वैल्यू पर आपको एक ही रेंज मिल रही है, राइट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। अब देखो, ऑन टू इनटू पता करने के लिए आपको एक तो रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा और रेंज का कोडोमेन के साथ रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि अगर इक्वल है तो ऑन टू है, इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है, यानी इनटू है। चलिए, तो रेंज पता करते हैं। देखिए, अब मेरे पास fx गिवन है कुछ मॉड की फॉर्म में, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, इस fx को ब्रेक कर लेता हूं। तो x ग्रेटर देन 0 पर मुझे fx क्या मिल रहा है, e टू दी पावर x। तुम्हें पता है मॉड x ग्रेटर देन 0 पर प्लस x में ओपन होता है, e टू दी पावर -x और e टू दी पावर -x अपॉन
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट एक्स लेस देन 0 पर लेस देन 0 पे बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स में ओपन होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में है ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो बेटा आपको लेस देन 0 के लिए तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 है, राइट? यानी x जब 0 से छोटा पुट करोगे तो fx आपको सिर्फ 0 देगा। नेक्स्ट आप ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करें, तो रेंज एक तो 0 आ रही है। नेक्स्ट अब x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो है ई टू दी पावर x माइनस ये है 1 अपॉन ई की पावर x। अब तुम्हें एक बात पता है कि ई टू दी पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? x ग्रेटर देन 0 के लिए वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर है, राइट? ऑलवेज 1 से ग्रेटर है, देख लीजिए। तो मैंने देखा x ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 से बड़ा माइनस 1 अपॉन x से बड़ा, तो पक्की बात है ये इससे लेस देन होगा। इट मीन्स मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए बोल सकता हूं कि e की पावर x ग्रेटर देन 1 अपॉन e की पावर x, राइट? और यहां मुझे पता है e टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, इधर भी मुझे पता है e टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऊपर वाला टर्म भी पॉजिटिव आया बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं, राइट? तो अल्टीमेटली ये फाइनली क्या मिला मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव इट मीन्स आप बोल सकते हैं 0 टू इंफिनिटी। तो बेटा जो इसकी रेंज आ रही है ना, रेंज वो क्या आ रही है? 0 टू इंफिनिटी, राइट? उसकी रेंज आ रही है 0 टू इंफिनिटी। अब 0 टू इंफिनिटी और मुझे कोडोमेन दिख रहा है यार, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। अगर रेंज के इक्वल नहीं है तो इनटू, तो ये फंक्शन होगा many one and into। many one and into it means neither one nor on to। तो मुझे ऑप्शन डी समझ में आ रहा है, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप रेंज पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, f आपको दिया हुआ है, f का ये डोमेन है 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये कुछ 1 प्लस कॉस 2x सेक स्क्वायर प्लस 2 tan x अपॉन 2 गिवन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की रेंज r है। चलिए सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं ये चीज क्या है। तो मैंने देखा f के अंदर 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो मुझे पता है ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2x का, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं f साइन 2x। अब इधर अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं, जरा ध्यान से देखिएगा, इधर x है इधर x है, यानी सिंगल एंगल है, इधर डबल एंगल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस डबल एंगल को फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की, और मुझे पता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x, और इधर होगा सेक स्क्वायर। अब इसको ऐसा ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर अंदर गया, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट 2 tan x को मैं लिख रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट? ये कॉस से कॉस निपटा बेटा, कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर, राइट? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस मैं लिख सकता हूं इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और मैंने पढ़ा था एक फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, और मेरे पास फंक्शन का डोमेन मैंने क्या बोल रखा है? साइन 2x। तो अगर मैं इसको y से रिप्लेस कर दूं तो मुझे एफ वाई का फंक्शन मिल जाएगा 1 प्लस वाई, राइट? एफ वाई का यानी y में फंक्शन मिल जाएगा आपको 1 प्लस वाई, और यहां पे आप क्लियरली बोल सकते हैं बेटा इसकी रेंज क्या है? रेंज क्या है बेटा? आपको पता है साइन 2x की रेंज होती है -1 से 1,
राइट, -1 से 1, तो यहां पे आप बोल सकते हैं 0 to 2, तो बेटा ये तो नहीं है रेंज आर के बराबर, तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये बोल रहा है रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, r, विच इज नॉट इक्वल्स। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट 1 तो हुआ फॉल्स। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में कि लीनियर फंक्शन हैज रेंज r इफ डोमेन इज r। भैया ये बोल रहा है कि अगर इसका डोमेन r होता, इसका डोमेन तो क्या था बेटा, -1 से 1 ना, इसका डोमेन y क्या था, -1 से 1, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर इसका डोमेन r होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, राइट, बिलोंग्स टू r हो जाएगा, कब, जब y बिलोंग्स टू r होगा। यस, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। तुम्हें पता ही है इवन फंक्शन कब होता है, x की जगह -x रख दूं और वापस से मुझे मिल जाए क्या, fx। इस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं सबसे पहले। f की जगह -x रख दिया, क्या मिला, +1 अपॉन a टू दी पावर -x -1। अब कोशिश करो इसको वापस से fx बनाने की, राइट, तो मैंने क्या करा, a टू दी पावर -x को लिख दिया 1 अपॉन a टू दी पावर x +1, 1 अपॉन a टू दी पावर x -1। मैं लिख सकता हूं यहां से एलसीएम लूंगा तो, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a टू दी पावर x। a टू दी पावर x से a टू दी पावर x कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1 प्लस a टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस, तो भैया यहां था a टू दी पावर x -1 और हमें क्या मिला 1 माइनस x, तो माइनस अगर बाहर लूंगा तब जाके मिलेगा मुझे क्या, fx। ठीक है, तो ये बात तो ऑड फंक्शन वाली हुई, तो ये तो ऑप्शन ए तो ऑड है। अब देखो इधर देखिए, ऑप्शन बी क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है इवन फंक्शन है, क्योंकि x क्या है, ऑड, जब आप माइनस रखोगे तो -x होगा, और ये जो हमने अभी पहले चेक किया था ये भी ऑड है, तो ऑड का मल्टीप्लाई क्या होगा, इवन, राइट और रॉन्ग, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहां से ऑप्शन बी मुझे इवन फंक्शन मिल गया, तो आगे मैं चेक करूंगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, आपको एक फंक्शन दे रखा है और इस तरीके से अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग fx गिवन है, यानी ब्रेकेबल फंक्शन है, और कंटिन्यूस इन इंटरवल -∞, -6, यानी -∞ से 6 में ये कंटिन्यूस है, गिवन है, और हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है भैया, a एंड b बताना है, तो मुझे सबसे पहले तो समझ में आ रहा है एक तो a पे ब्रेक हो रहा है और दूसरा 3 पे ब्रेक हो रहा है। देखिए बेटा, दो वेरिएबल आपको बताना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको दो इक्वेशन चाहिए, राइट, तो हमें समझ में आ रहा है कि पहली इक्वेशन तो हमें 1 वाले कंटिन्यूस से मिल जाएगी और 3 वाले से नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसने मुझे बोल ही दिया कि कंटिन्यूस है, तो पक्की बात है 1 पे भी कंटिन्यूस होगा और 3 पे भी कंटिन्यूस होगा। सो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, है ना, x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूस होगा, इस बात का क्या मतलब है, f1 बराबर f1 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं एक तो f1 डायरेक्ट पुट करके फाइंड आउट कर लेता हूं, 1 पुट किया तो कितना मिलेगा, π/2, और एक मुझे अब यहां से
LH यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी बेटा, तो मैं राइट हैंड लिमिट यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं। राइट हैंड लिमिट इट मींस सीधा आप 1 प्लस पुट करें या 1 पुट करें, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं क्योंकि आएगा वही a मल्टीप्लाई 1 प्लस b। तो यहां से जो मुझे इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1, ये मुझे मिल गई पहली इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा, ये तो हमने 1 की मदद से एक इक्वेशन निकाल ली। नेक्स्ट मुझे एक बात और पता है कि एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो एक तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आप चाहें तो डायरेक्ट पुट करें, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट पुट करें यहाँ पे, तो एक हमें मिल जाएगा 3a प्लस बी, और यहां से 3 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10 3 पाई बाय 12। तो यहां से 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, पाई बाई 4 जो कि होता है 1, 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो यहां से आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए, यहां से b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, 2 माइनस ए 3a प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल्स टू 6, यहां से 2a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2, तो b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 0। तो a एंड b आर रेस्पेक्टिवली 2, 0, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये डिफाइन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, और सेटिस्फाई दिस फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 8। तो भैया अगर ये पॉजिटिव के लिए डिफरेंशिएबल है और हमें f डैश 8 चाहिए, 8 ये देख रहे हैं आप पॉजिटिव, तो आप इसका सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे f का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाला सेम टू सेम चेन रूल से डॉट लगाया, अंदर वाले x क्यूब का किया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर डेरिवेटिव किया, 4 तो कांस्टेंट है, डॉट x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब, राइट। यहां से जरा देख लीजिए, f डैश क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हुआ 16 x अपॉन 3, राइट। अब मुझे चाहिए f डैश 8, तो मैं x बराबर क्या पुट करूंगा, यहां पे x बराबर पुट करूंगा 2। सो f डैश 8 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 2 बाय 3, तो मुझे 32 बाय 3 f डैश 8 की वैल्यू मिली है, और वो ऑप्शन बी नजर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, आपको एफ एक्स गिवन है, राइट, कुछ ऐसे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर। तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा होगा शायद, अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं तो 1 को मैं NC0 लिख रहा हूं, नेक्स्ट इसको मैं n को NC1x लिख रहा हूं, इसको मैं NC2x स्क्वायर लिख रहा हूं, और लास्ट वाले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं NCN x टू दी पावर n। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और तुम्हें ये भी याद है कि ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का, ये इसका एक्सपेंशन है, राइट। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा,
और NC1 को आप n ही लिखेंगे, NC2 को आप यही लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसको, ये किसका एक्सपेंड है, 1 + x टू दी पावर n का, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। और कितनी बार, 2 बार, 2 बार डेरिवेटिव करके आपको 1 पुट करना है। तो पहली बार डेरिवेटिव किया मैंने n × 1 + x टू दी पावर n - 1, देन अगेन मैंने डेरिवेटिव किया n × n - 1, 1 + x टू दी पावर 1 कम, तो -2 हो जाएगा, राइट। नाउ पुट x = 1, तो f डबल डैश 1 is equals to n into n minus 1, 1 plus 1 to the power n minus 2, right। अब n 2 की पावर n minus 2 कौन सा वाले में है वो चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक फंक्शन दिया हुआ है और dy/dx पता करना है, तो सिंपल आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन तो log x दे रखा है, मान लीजिए u, एक फंक्शन आपको e⁻ tan x + x² लिखा हुआ है, ये इसको मान लीजिए v, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy/dx तुम्हें पता है क्या होता है, u को छोड़ा v का किया, v को छोड़ा u का किया, राइट। तो इट मींस log x को रहने दिया, एक बार आपने किसका डेरिवेटिव किया, e⁻ tan x + x² का, तो e⁻ tan x + x² का डेरिवेटिव एक बार तो e⁻ वेरिएबल हो ही जाएगा, फिर अंदर आपको tan x + x² का फिर से डेरिवेटिव करना है, राइट, करेक्ट। प्लस ये हुआ अभी ये वाला पोर्शन, अब आपको ये करना है प्लस, इस बार आपको e⁻ tan x + x² को रहने देना है और डेरिवेटिव करना है log x का। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो क्लियरली मुझे दो टर्म में ये कॉमन नजर आ रहा है, तो e⁻ tan x + x², यहां से log x रहेगा, ये ब्रैकेट में tan x का sec² डेरिवेटिव होता है प्लस x² का 2x डेरिवेटिव होता है, प्लस यहां पे क्या बचा बेटा 1/x। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है x तो रहेगा नहीं, 2x दिखना चाहिए और सब कुछ प्लस में है, तो ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कर्व दे रखा है ना, पूछा है द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व ये है ना। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पर, हमें नहीं पता वो पॉइंट, हमें वही तो फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर जो ये नॉर्मल है ना, ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस लाइन y = 2x - 1 इसके पैरेलल है। मैंने इसको y = mx + c की फॉर्म में लिख दिया, जहां से मुझे इस लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा 2, राइट, x का कॉफिशिएंट। तो मुझे ये पता है कि मुझे गिवन है कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो वो जो कटिंग पॉइंट है, यानी वो जो पॉइंट है जिसपे नॉर्मल बना हुआ है, वो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए इसके टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं हम। कैसे, इसका डेरिवेटिव कर दो, y² = 2x - 6, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 2y dy/dx = 2,
यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/y, राइट। अब ये मुझे किस पॉइंट पर चाहिए, x1 y1 पर, तो मैं यहां लिख देता हूं 1/y1। ये स्लोप किसका आया, टेंजेंट का। और तुम्हें पता है नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है, 1/y1। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का y1। ये आया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब तुम्हें पता है दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो आप इस 2 और माइनस y1 को बराबर कर दो। माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से y1 इज इक्वल्स टू -2। अब ये -2 वैल्यू पुट कर दो आप कर्व में, ठीक है। तो वहां से आपको x1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो पुट कर दो, यहां पे पुट कर देते हैं। -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। अब x1 y1 पुट किया है, राइट। तो यहां से 2 आ जाएगा और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो y1 तो आया -2, x1 आया 5 -2, ऑप्शन सी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। हमें एक तो x और y में एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, और हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, द फंक्शन इज मिनिमम देन x एंड y बताना है। यानी बोल रहा है कि ये फंक्शन मिनिमम हो जाए, उस पर आप x और y बताइए, ठीक है। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, मिनिमम के लिए तो तुम्हें पता ही है, इसे मुझे एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा fx, और एक वेरिएबल में अज्यूम करना पड़ेगा। x का फंक्शन है ना, तो y को रिप्लेस कर दो x से, ठीक है। फिर इसके मिनिमम के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। सबसे पहले तो इस y को हटा दो, तो y मैंने देखा है क्या लिखा हुआ है, 1/y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x, है ना। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। तो यहां से y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 पुट कर दो इधर। x³ x² प्लस b³ ये लिखा हुआ है x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास fx आ गया। अब इसको मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, 2x a³ प्लस b³, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल हो जाता है, तुम्हें पता है। अब अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव करूंगा u/v मेथड से, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर